हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुए हैं। यह करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में है और जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, परीक्षा उपयोगी है। तो आइए एक एक करके सभी को जानते हैं, देखते हैं। आप इसके रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब को स्थापित करने की योजना बनाई है। तो हॉबी हब को स्थापित करने की योजना किसने बनाई है? यह दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने बनाई है। तो आपके लिए जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, मैंने कहा कि सबके सब बहुत ही उपयोगी है 67वें बीपीएससी के मद्देनजर। आइए दूसरा है, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित पुस्तक क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ फायर किसके जीवन पर आधारित है? तो आप यह भी याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। पुस्तक का क्या नाम है? क्वीन ऑफ फायर। तो ये लिखा है देविका रंगाचारी ने। देविका रंगाचारी ने लिखा है क्वीन ऑफ फायर, और क्वीन ऑफ फायर पुस्तक जो है यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। अब आइए तीसरा प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ये हाल ही में बनी है और ये है रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक जो है कौन बनी है? ये है रेणु सिंह, डायरेक्टर इसको बोलते हैं। अब आइए चौथा प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास वकलोह 2022 का आयोजन हुआ है? इसवी का मतलब है कि यह 2022 का संस्करण है, 2022 में इसका आयोजन हुआ है। तो वकलोह का जो आयोजन होता है वह भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। तो युद्ध अभ्यास भी आप जो नियरेस्ट 3-4 महीने के अंतर्गत हुए हैं, और जिस युद्ध अभ्यास को मैंने इस 50 में नहीं शामिल कर पाया है उसको भी आप कहीं से जरूर याद कर लेंगे। युद्ध अभ्यास में याद रखेंगे कि यह वायुसेना का है या सैनिक युद्ध अभ्यास है या नौसैनिक अभ्यास है, इसकी भी जानकारी आप रखेंगे। इस 50 के बाद भी मैं बिहार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो लेकर भी मैं उपस्थित होऊंगा। उसके लिए भी मैंने सारे मटेरियल कंटेंट तैयार कर लिए हैं। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मेरा आएगा। तो लगातार 3-4 वीडियो मैंने सेलेक्टेड प्रश्न के लिए तैयार किए हैं, वो क्रम से आज से कल तक में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अब आइए अगला प्रश्न है, 5वां है, हाल ही में स्कूली बच्चों तथा आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस चावल के वितरण को मंजूरी प्रदान किया है? तो फोर्टिफाइड राइस जो है इसके वितरण को मंजूरी प्रदान की है। एक्चुअली फोर्टिफाइड राइस में क्या है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो कुछ अमीर घराने के बच्चे, अमीर घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बल्कि साधारण घर के, साधारण परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कुपोषण की समस्या देखी जाती है। इस बात के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड राइस को जो है वितरण को मंजूरी प्रदान की है। छठा प्रश्न है, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिला से किया है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है श्रावस्ती से किया है यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। श्रावस्ती के बारे में कुछ और भी आपको याद आ रहा होगा। यदि आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यही जगह है श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, अब आइए चलते हैं 7वां प्रश्न पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये है माधवीपुरी बुच। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है, ये याद रखिएगा।
सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिए हैं, ये ध्यान में रहे और इसके रिवीजन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए NEU, न्यू इसको भी पढ़ते हैं, नामक सुपर ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है। डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक ऐप, सुपर ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की टीम ने चौकड़ी मोदी खाना का भ्रमण किया है। तो यह चौकड़ी मोदी खाना जो है कहाँ स्थित है? तो चौकड़ी मोदी खाना जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में ही एक जयपुर हेरिटेज साइट है। अब जयपुर राजस्थान नहीं सोचिएगा, जयपुर हेरिटेज साइट जो है गुजरात में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय टीम है यूनेस्को की, वो आए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो वो चौकड़ी मोदी खाना भी गए थे, जहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये खबर काफ़ी चर्चा में हो गई थी। तो याद रखिएगा कि चौकड़ी मोदी खाना कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, 10वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम में क्यूकेनहाफ का दौरा किया। ठीक है, एम्स्टर्डम की राजधानी है क्यूकेनहाफ, उसका दौरा किया। तो यहाँ पर उन्होंने पीले ट्यूलिप की एक नई नस्ल का कुछ नाम रखा। तो उसका नाम क्या है? आपको ये नाम याद रखिएगा कि इसका नाम मैत्री रखा है। ठीक है, पीले ट्यूलिप्स की फूल। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है? मैत्री रखा है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPF का नाम आप याद रखिएगा, RPFS हो गया, SS फॉर सर्विस है। पहले था RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, अब हो गया है रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अवैध टिकटिंग के खिलाफ जो है RPFS ने उपलब्ध जो है कि ऑपरेशन चलाया है, UPLABDH उपलब्ध। अब आइए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, यहाँ पर किस राज्य सरकार ने छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? यह कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस योजना शुरू करने की घोषणा की है। कर्नाटक में एक्चुअली हुआ क्या था कि छोटा बच्चा था 3 साल का, वह बारिश और हवा से बचने के लिए एक मंदिर में चला गया था, जहां से कुछ उच्च जाति वर्ग के लोगों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था और गांव से निकाल दिया गया था। जब यह घटना कर्नाटक सरकार को मालूम हुई तो फिर उस पर कर्नाटक सरकार ने एक्शन लिया और उसी बच्चे के नाम पर, उस बच्चे का नाम था विनय, उसी के नाम पर विनय समरस योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना किससे संबंधित है? छुआछूत को मिटाने से। ठीक है, अब आइए अगला 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की घोषणा के अनुसार अब मेडिकल के छात्र हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह कौन से शपथ लेंगे? तो वो महर्षि चरक शपथ लेंगे। आज से पहले क्या होता था कि मेडिकल के छात्र हिप्पोक्रेटिक शपथ लिया करते थे, लेकिन अब जो है जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वह हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह नई शपथ लेंगे। कौन सा? महर्षि चरक शपथ लेंगे। अब आइए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार ने की है। इसमें अधिकतम ऋण की क्या सीमा होगी? 50,000 रुपये होगी। ठीक है, और वह स्वरोजगार शुरू करने के लिए यह ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला 15वां प्रश्न है, इक्विप EQUIP यानी इंश्योरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लेटफॉर्म हाल ही में किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जब 2 संगठन के द्वारा या 2 व्यक्तियों के द्वारा यानी 2 यदि जुड़ जाए तो बीपीएससी में इसको विशेष महत्व देकर आप याद रखेंगे, क्योंकि 5th ऑप्शन जो आपको दिया जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, वो आपको बहुत अधिक कंफ्यूज करता है।
तो जो इक्विप प्लेटफॉर्म हाल ही में शुरू किया गया है, यह यूनिसेफ और WHO दोनों के द्वारा, दोनों के मेल से शुरू किया गया है, दोनों के सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इक्विप, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंश्योरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लेटफॉर्म हाल ही में यूनिसेफ और WHO दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला 16वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो सॉफ्टवेयर का नाम है फास्टर। ठीक है, याद रखिएगा कि अदालती कार्यों को तेजी से प्रसारित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लाया है? फास्टर। आप याद रख भी सकते हैं, NV रमणा ने जो है मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसका अनावरण किया है, लॉन्च किया है। फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। 17वां प्रश्न है, 17 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो किस प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग करेगा? तो इसरो किस प्रोजेक्ट, मतलब क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके तहत अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे को ट्रैकिंग करेगा? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेत्रा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेत्र के तहत इसरो जो है कि अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग करेगा। अब आइए अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने वर्णिका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न हो जाता है। RBI जब कोई काम करती है तो ये मैसूर कर्नाटक में स्याही निर्माण इकाई लगाया है, इसका उद्घाटन हुआ है। और यह किसने किया है? RBI ने इसका उद्घाटन, RBI की एक शाखा है नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी NPCL के द्वारा यह स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी से 17 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दी है? यहां ध्यान देने की बात है कि 17 स्वदेशी यानी देश में ही निर्मित होने वाला, ठीक है, स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दी है। इसकी संख्या भी आपको याद रखना है, 17 है। तो यह है HAL को दिया है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये जो है मंजूरी दी है खरीद के लिए। अब अगला प्रश्न 20वां है, 20, दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वन्यजीव बॉन्ड जो है यह पहली बार जारी किया गया है और यह पहला वन्यजीव बॉन्ड जो है विश्व बैंक ने जारी किया है। तो जब कोई प्रथम बार होता है जब कोई कार्य, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वन्यजीव बॉन्ड जारी किसने किया है पहली बार? विश्व बैंक ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से कौन से मंत्री संसद पहुंचे हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार जो है यह केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी साहब ही ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से जो है संसद पहुंचे थे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि वाटर का हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उससे हाइड्रोजन अलग कर दिया जाता है और उसी हाइड्रोजन का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार से अलग करने से उसको ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो जब वाटर के हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उसको अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं 22वां नंबर, BCC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह मीराबाई चानू ने जीता है, भारोत्तोलक श्रेणी में जीता है। और यह किस भार वर्ग में चलता है? तो 55 kg भार वर्ग में ये जो है कि कुश्ती करती है, भारोत्तोलक। ठीक है, कुश्ती नहीं करती है, नहीं भार उठाती है। अब आइए अगला है ModiStory.in, एक पोर्टल है ModiStory.in वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ModiStory.in वेब पोर्टल को सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने लॉन्च किया है। और सुमित्रा गांधी कुलकर्णी का जो परिचय है वो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है,
तो ग्रैंड डॉटर है महात्मा गांधी की सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, उन्हीं ने वेब पोर्टल ModiStory.in का जो है लॉन्च किया है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ जो है किस संस्था के सहयोग से किया गया है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। याद रखिएगा, यूनिसेफ के सहयोग से क्या किया गया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कार्यबलों के लिए कौन सा कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना दुबई में शुरू की है? तो दुबई में जो परियोजना शुरू की है उसका नाम है तेजस। तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट्स जॉब्स एंड स्किल्स। ध्यान देने की बात यह है कि यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या नाम है? अनुराग ठाकुर ने जो है इसका अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? दुबई में किया है। किस लिए किया है? तो कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय योजना है, यानी यहाँ के जो युवा है, कार्यबल है, कार्यबल का मतलब युवा जो काम करने में सक्षम है, कार्यबल है वह कौशल नहीं है, उसमें क्या स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है। तो उसको स्किल्ड करने के लिए, उसको कुशल कारीगर बनाने के लिए, कुशल मजदूर बनाने के लिए जो है ये भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना दुबई में शुरू की है। नाम क्या है? तेजस। अब आइए अगला प्रश्न 26 है, 26वां प्रश्न है, भारत में पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। स्टील सड़क सूरत गुजरात में। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर द्वारा किस सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है? यहाँ पर भारत का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है किसने बनाया है? तो IIT खड़गपुर ने बनाया है, एक ये याद रखना है। और इसका क्या नाम दिया है? तो परम शक्ति नाम दिया है। दोनों चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरुआत किया है? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, उस कार्यक्रम का नाम है जीवा कार्यक्रम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आपको बताना है कि नाबार्ड ने शुरू किया है। जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। सभी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए अगले चलिए 29 है, 29वां प्रश्न है। यहाँ पर 29वां प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन यानी ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने फ्रांस के साथ जो है नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन ऐसे होना चाहिए, ओशन गवर्नेंस के लिए जो है कि हस्ताक्षर किए हैं भारत ने फ्रांस के साथ। अगला 30वां प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2025 तक भारत में कितने नए हवाई अड्डे निर्माण की घोषणा की है? तो कुल 220 हवाई अड्डे निर्माण की घोषणा की है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब आइए चलते हैं 31 यानी 31वां प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन कहां पर होगा? कतर में होगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हो रहा है और इसको स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ये बैजू है। बैजू जो है कि पहली बार भारतीय कंपनी जो है फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर कर रही है और उसका नाम क्या है? बैजू। ठीक है, उसके बाद क्या है? 32वां प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2021 का दूसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है गुजरात। यदि प्रथम स्थान पर गुजरात है तो दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक है।
तो याद रखिएगा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है, और इस बार जो जारी किया गया है 2021 का ही जारी किया गया है, और यह दूसरा संस्करण जारी किया गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो गुजरात है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33 नंबर है, वह कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा की है। यदि आपसे कभी यह प्रश्न पूछ दे कि भारत के किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू है, तो आपका जवाब होगा दमन एवं दीव, ठीक है, जो पुर्तगालियों से हम लोगों ने लिया था। तो वहाँ पर पहले से ही लागू है, वहाँ पर नए लागू नहीं किए जा रहे हैं, और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा यदि यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो। अगला 34 नंबर प्रश्न है, कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है केरल। कार्बन तटस्थ खेती को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। उसके बाद अगला 35वां प्रश्न है, भारत किस देश के साथ युद्धाभ्यास लामेत्ये एवं एक्स दसलिक आयोजित करती है? याद रखिएगा, दो युद्धाभ्यास को मैंने यहाँ पर लिया है। एक है लामेत्ये जो भारत सेशेल्स के साथ करती है, दूसरा है एक्स दसलिक। तो दसलिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित करती है। मैंने कहा था कि हाल फिलहाल जितने भी युद्धाभ्यास भारत जिस किसी देश के साथ भी किया है वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पीछे मैंने एक लिया था, यहाँ पर दो है। तो लामेत्ये सेशेल्स के साथ है, ये भी फरवरी 2022 में हुआ है, और ये भी मार्च 2022 में, दोनों आगे पीछे हुआ है। तो आपको याद रखना है, लामेत्ये सेशेल्स के साथ करती है, और एक्स दसलिक उज्बेकिस्तान के साथ जो है युद्धाभ्यास होता है। चलिए आइए अगला 36वां नंबर प्रश्न है, मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये आप लोग जानते होंगे, चूंकि ये बहुत क्रिकेट खिलाड़ी भारत में बहुत पॉपुलर हुआ करते हैं, और मालदीव सरकार ने इनको सम्मानित किया है स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से। यह सुरेश रैना। जब हम लोग क्रिकेट सुनते थे तो कहता था रैना है ना। तो चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, भारत सरकार की प्रतिष्ठित योजना रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत किसकी आपूर्ति की जाएगी? याद रखिएगा, रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप योजना। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस बुलाकर जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य इनसे करवाया जाएगा। क्या है कि भारत के वैज्ञानिक जो है यहाँ पर कम सैलरी मिलने के चलते क्या होता है कि ये लोग विदेश चले जाते हैं दूसरे बड़े बड़े देशों में, जैसे फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, और भी बड़े बड़े देश जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, क्या है योजना का नाम है रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। इसकी शुरुआत की योजना बनाई है, और इस योजना के तहत क्या है कि भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस बुलाकर उन्हें फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्क करने का मौका दिया जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में। उसके बाद अगला 39वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को लाने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी या चला रही है? तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। दोनों ही ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, ठीक है।
आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। खबरों में रहा नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध जो है मेवाड़ चित्रकला शैली से है। नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। अगला प्रश्न 42 नंबर है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में अलाबोई युद्ध स्मारक का आधारशिला रखी है? तो अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला असम में रखी है। अलाबोई असम, याद रखिएगा, अलाबोई असम। एक्चुअली क्या है कि अलाबोई का युद्ध हुआ था 1669 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में। तो इस समय क्या था कि मुगल और अहोम शासकों के बीच यह युद्ध हुआ था। हालांकि अंग्रेज उस समय आ गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों का आधिपत्य समाप्त नहीं हुआ था। तो मुगल शासक और अहोम शासकों के बीच यह युद्ध हुआ था और वहीं पर अलाबोई की पहाड़ी है और अलाबोई पहाड़ी पर ही रामनाथ कोविंद हाल ही में असम की यात्रा पर थे। उन्होंने वहां पर अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी है। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगला प्रश्न है 43। हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है? इसका उत्तर है चंद्रभान ख्याल को। चंद्रभान ख्याल को। तो चंद्रभान ख्याल को उनकी जो है ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए जो है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो उर्दू भाषा के लिए ताज़ा हवा की ताबिशें चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। भारत में हेल्थ स्टार रेटिंग कौन सी संस्था जारी करती है? तो भारत में हेल्थ स्टार रेटिंग जो है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जारी करती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, 45वां है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह मीराबाई चानू ने जीता है। पीछे भी एक चैंपियनशिप में भाग ली थी मीराबाई चानू, जो इंटरनेशनल नहीं था, नेशनल था। उसमें भी मीराबाई चानू ने मिला है वेट लिफ्टिंग में। और यहाँ भी है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में 55 किलो भार वर्ग के उनको स्वर्ण पदक मिला है मीराबाई चानू को। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है या किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है तनिष्का कोटियार और राधिका कोटियार। दो बहनें हैं, तनिष्का कोटियार और राधिका कोटियार। दोनों शतरंज से रिलेटेड है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ की है? गुरुग्राम हरियाणा की है। तनिष्का कोटियार और राधिका कोटियार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला 47वां नंबर प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए ओम्बड्सपर्सन ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ओम्बड्सपर्सन ऐप को जो है कि किसने जारी किया है? तो पंचायती राज मंत्री आपका उत्तर होगा गिरिराज सिंह। और यह भी पूछा जा सकता है कि ओम्बड्सपर्सन ऐप का संबंध किससे है? तो आप कहिएगा कि मनरेगा से है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जुडिशियल पोपिज्म, ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। जुडिशियल पोपिज्म का अर्थ क्या है? तो जुडिशियल पोपिज्म तब कहा जाता है जब न्यायालय जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल पोपिज्म। यह हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा था, इसलिए इसको करंट अफेयर्स में शामिल कर लिया गया है। 49वां नंबर प्रश्न है। भारत ने किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी प्रदान की है? तो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है भारत अमेरिका से खरीदेगा, इसके लिए मंजूरी मिल चुका है। और आज के इस एपिसोड का आज का अंतिम प्रश्न है। भारत में पशुओं को कानूनी स्तर पर बर्मिन घोषित किए जाने का विरोध किया गया है। तो बर्मिन घोषित करने का विरोध किसने किया था? तो यह पेटा ने इसका विरोध किया था।
भारतीय पशुओं को कानूनी स्तर पर बर्मिन कहा कि नहीं घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? पेटा ने किया था। तो ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला 50 प्रश्न मैं बिहार से रिलेटेड लेकर आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो यदि हमारा आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।